एनिमल किंगडम में कई स्पीशीज एक टाइम पर बड़ी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती थीं। ये इतना शॉकिंग नहीं है क्योंकि आज भी कई स्पीशीज काफी बड़ी हैं, तो ये मानना क्रेजी नहीं है कि वो पास्ट में और भी बड़ी थीं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो आज के टाइम में बड़े नहीं माने जाते, लेकिन एक टाइम पर ये एब्सोल्यूट यूनिट्स थे, कभी कभी अपने इकोसिस्टम्स में सबसे बड़े एनिमल्स में से एक। ये हैं ऐसे ही 7 एग्जाम्पल्स। इस लिस्ट में पहला एनिमल वो है जिसके लिए हमें शुक्र करना चाहिए कि ये अब जिंदा नहीं है, क्योंकि इसके लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स आज भी काफी टेरिफाइंग रेपुटेशन रखते हैं। हालांकि वो साइज में छोटे हैं, और ये हैं पिराना। ये अपने विशियस टीथ और बाइट के लिए जाने जाते हैं, और आज की सबसे बड़ी स्पीशीज रेड बेलीड पिराना 50 सेंटीमीटर या 20 इंच तक की लेंथ तक पहुंच सकती है। ये साइज में टाइनी नहीं है, लेकिन उनके फेरोशियस डेंटेशंस ने उन्हें फेम दिलाई है। लेकिन 9 मिलियन साल पहले अर्जेंटीना सबसे बड़ी पिराना का घर था, जो मेगा पिराना के नाम से जानी जाती थी। ये नाइट में 95 से 128 सेंटीमीटर या 3 फीट से थोड़ा ज्यादा 4 फीट तक की बॉडी लेंथ तक पहुंच सकती थी। थैंकफुली इस नंबर के हाई एंड को एक ओवर एस्टिमेट माना जाता है, लेकिन 1 मीटर या 3.3 फुट लंबी पिराना भी कोई मजाक की बात नहीं है। इसकी बड़ी बॉडी और रोबस्ट स्ट्रक्चर के कारण इसकी बाइट मॉडर्न पिराना से भी ज्यादा पावरफुल थी। स्टडीज ने इसकी बाइट फोर्स 1240 से 9498 न्यूटन्स तक दी, जो लोअर एंड पर भी ब्लैक पिराना की बाइट फोर्स से 4 गुना ज्यादा पावरफुल है, जिसे किसी भी कार्निवोरस फिश का बॉडी साइज के हिसाब से सबसे पावरफुल बाइट माना जा सकता है। इसकी माइटी बाइट से मेगा पिराना बोवाइन के फीमर की आउटर लेयर, टर्टल के शेल और कैटफिश के आर्मर को पेनिट्रेट कर सकती थी, जिससे ये बिलीफ है कि ये टर्टल्स आर्मर्ड फिश और शायद लार्ज मैमल्स को हंट करती थी। हालांकि क्योंकि ये सेरासेलमिडे फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कि ओमनिवोर्स को कंटेन करती है, ये भी स्पेकुलेट किया गया है कि ये पिराना अपने साइज और बाइट को सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज नहीं करती थी। जो भी केस हो, ये प्रोबेबली बेस्ट है कि ये अब जिंदा नहीं है, और इसके यंगेस्ट फॉसिल्स 6 मिलियन साल पहले लेट मायोसीन के दौरान डेट किए गए हैं। कभी कभी किसी एनिमल का बड़ा होना जरूरी नहीं कि उसे ज्यादा डेंजरस बना दे, लेकिन ये जरूर उसे ज्यादा स्केरी बना सकता है, जैसे कि एंशिएंट जायंट मिलीपीड आर्थ्रोप्टेरा के केस में। इस टाइटैनिक क्रीपी क्रॉलर को देखने के लिए हमें 345 मिलियन साल पहले विसियन स्टेज ऑफ द लोअर कार्बोनिफरस में जाना होगा, जब दुनिया एक जायंट स्वैम्प थी। उस समय एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल आज से ज्यादा था, जो एक रीजन है कि साइंटिस्ट सोचते हैं कि आर्थ्रोप्टेरा अपने आज के रिलेटिव से इतना बड़ा हो पाया। इसके बड़े स्पेसिमेंस 8.8 फीट या 2.7 मीटर्स तक बड़े होते थे, और 50 केजी या 110 पाउंड का बॉडी मास रखते थे, जो करंट लार्जेस्ट मिलीपीड जायंट अफ्रीकन मिलीपीड से 8 गुना लंबा और लगभग 180 गुना हेवियर था। इम्प्रेसिव लेंथ के बावजूद इसके बॉडी प्लान का सबसे क्रेजी एस्पेक्ट इसकी चौड़ाई था, जो जायंट अफ्रीकन मिलीपीड से 27 गुना ज्यादा चौड़ा था, और ये फॉसिल ट्रैकवेज छोड़ता था, जो 20 इंचेस या 50 सेंटीमीटर तक चौड़े होते थे। ये आखिरी चीज होती जिस पर आप स्टेप करना चाहते, लेकिन अगर आप स्टेप कर भी लेते तो ये शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ये आम सहमति है कि ये एक जेंटल हर्बिवरस जायंट था। ये अजम्पशन इस फैक्ट से आती है कि ज्यादातर मिलीपीड्स हर्बिवरस डाइट्स रखते हैं। एडिशनली जीवाश्म विज्ञानी सोचते हैं कि क्योंकि इस मिलीपीड का जॉ कभी नहीं मिला, इससे ये चांस बढ़ता है कि ये कार्निवोरस नहीं था, क्योंकि अगर ये कार्निवोरस होता तो एक टफर जॉ जो प्रे को इंजर कर सके प्रेजेंट होता, जो फॉसिलाइज होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता। ये मोस्टली अपने स्टर्डी एक्सोस्केलेटन से जाना जाता है, जो इसे कार्बोनिफरस अर्थ के फॉरेस्ट फ्लोर्स पर क्रॉलिंग करते हुए काफी प्रोटेक्शन देता था, और इसका ड्यूरेबल एक्सोस्केलेटन प्लस इसका साइज इस एंथ्रोपॉड के लिए काफी अच्छा काम करता था, क्योंकि इसका वाइड रेंज था। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में पाया गया, मतलब ये एक्चुअली इस लिस्ट के एक और जायंट के साथ रहता था, जो 305 मिलियन साल पहले आया था।
ये एक मैसिव ड्रैगन फ्लाई लाइक इंसेक्ट था जो सबसे बड़े बग्स में से एक था। इसका वेट तो अनसर्टेन है, लेकिन इसका विंग स्पैन 2.3 फीट या 0.7 मीटर से ज्यादा एस्टिमेट किया गया है, जो किसी भी लिविंग फ्लाइंग इंसेक्ट से काफी बड़ा है। इसकी बड़ी बॉडी और विंग स्पैन के कारण ये सोचा जाता है कि ये प्राइमरीली ओपन हैबिटेट्स में रहता था, जहां ये अपनी बड़ी आंखों से शिकार को पिन पॉइंट करता और अपने टिबिया और टार्सी, जो उसकी लेग्स के पार्ट्स हैं, पर मल्टीपल स्पाइन से ट्रैप करता। आर्थ्रोप्लेरा की तरह ये माना जाता है कि इसका जाइगेंटिक साइज उस वक्त के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और प्रेडेटर्स की कमी के कारण था। अनफॉर्चुनेटली सबके लिए मेगान्यूरा अकेला बेहेमत नहीं था जो उड़ रहा था, क्योंकि ये जायंट फ्लाइंग इंसेक्ट्स के एक एंटायर ऑर्डर मेगानिसोप्टेरा का हिस्सा था, जिसमें और भी बड़े मेंबर्स थे, जैसे कि यंगर मेगान्यूरोप्सिस। ये यूनिट अर्ली पर्मियन के दौरान ओरिजिनेट हुआ और नॉर्थ अमेरिका में पाया गया। वहाँ ये सबसे बड़ा इंसेक्ट था और कई लोग इससे वॉल्यूम के टर्म्स में सबसे बड़ा इंसेक्ट मानते हैं, क्योंकि इसका मैसिव विंग स्पैन 2.5 फीट या 0.76 मीटर था। ये एक फ्लाइंग इंसेक्ट के लिए अननर्विंगली हेवी भी था, एक कौवे के जितने वेट के करीब। मतलब अगर ये आप पर लैंड करता तो आप डेफिनेटली नोटिस करते, चाहे रात ही क्यों ना हो। जहां तक केवल इंसेक्टिवोर होने की बात है तो मेगान्यूरोप्सिस से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगले एनिमल के लिए ये बात नहीं कही जा सकती, और वो है ऑटर। ये क्यूट मस्टलेट्स असल में छोटे नहीं होते और कुछ आज भी काफी बड़े हो सकते हैं, जैसे जायंट ऑटर जो एक बड़े कुत्ते के साइज का हो सकता है। ये कमजोर भी नहीं होते और कई एनवायरनमेंट्स में एपेक्स प्रेडेटर्स बन जाते हैं और कभी कभी हैबिटेट्स को डेसिमेट कर सकते हैं अगर उन्हें चेक ना किया जाए। इसी वजह से ये सोचना और भी डरावना है कि ये पहले और भी बड़े होते थे, और सिर्फ थोड़े से नहीं, जैसे लार्जेस्ट जीनस ऑफ ऑटर एनहाइड्रायोडॉन। ये मॉन्स्ट्रस ऑटर अफ्रीका के कई हिस्सों में पाए जाते थे और पाकिस्तान और इंडिया में भी 10 से 2 मिलियन साल पहले तक। अभी तक साइंस में इस जीनस के 10 स्पीशीज जाने जाते हैं जो साइज में वेरी करते हैं, और अफ्रीकन स्पीशीज उनमें से सबसे बड़ी थी, लेकिन उनमें सिर्फ एक सबसे बड़ा था और वो था एनहाइड्रायोडॉन ओमुएंसिस। ये मैसिव ऑटर इथियोपिया में रहता था और अपने टाइम में लैंड पे सबसे बड़े एनिमल्स में से एक था। 2022 में एस्टिमेट किया गया था कि ये पॉसिबली 200 केजी या 440 पाउंड से ज्यादा वे करता था और हेड टू टेल 8.5 फीट या 2.6 मीटर्स लंबा था, जो इसे सबसे बड़ा मस्टेलेट बनाता था और मॉडर्न डे लायंस के बराबर था। इस स्टैचर ने इसे अपने एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा प्रेडेटर बना दिया था, जो 2 बड़े फेलिन्स की कई स्पीशीज होमोथेरियम और डायनोफिलिस को पीछे छोड़ देता था। ओमुएंसिस का साइज ही यूनिक बात नहीं थी, बल्कि कई फाइंड्स की वजह से रिसर्चर्स ने इसे और भी पिक्यूलियर माना है। एक रीसेंट स्टडी के ऑक्सीजन आइसोटोप रेशियोज ने दिखाया कि इसकी डाइट हाइनास की जैसी थी, जो पहले की सोच कि ये एक्वाटिक या सेमी एक्वाटिक हंटर था उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अब इसे मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल माना जाता है, जो सेमी रेगुलरली टेरेस्ट्रियल प्रे हंट या स्कैवेंज करता था। ये बोन क्रशिंग कैपेबिलिटीज भी रखता था। अपने एडवांस्ड डेंचर के कारण मोलर्स खासकर काफी डेवलप थे और बोन मंचिंग एबिलिटी देते थे, स्पेशली कैरी ऑन कंज्यूम करते समय, जैसे हाइनास और दूसरे बोन क्रशिंग मस्टलेट्स करते हैं। इसके पोटेंट केनाइन्स और साइज ने इसे वेरियस प्रे जैसे बोविड्स, एक्विडे, रोडेंट्स, रैबिट्स और श्रूज को शिकार करने की अनुमति दी। प्राइमेट्स भी मेन्यू में हो सकते थे, क्योंकि ये बीस्ट डाइवर्स नंबर ऑफ प्राइमेट्स के साथ रहता था, जो बबून लाइक, डायनोपिथेकस और हमारे एंसेस्टर्स अर्ली होमिनिड ऑस्ट्रेलोपिथेकस को इंक्लूड करते हैं। दोनों प्री हिस्टोरिक ऑटर से काफी छोटे थे, लेकिन अभी तक उन पे प्रेडेशन का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला।
एक और मैमल जो आज के कंटेम्प्रेरी परिवार से काफी बड़ा था, वो एक ऐसा जीव है जिसके बारे में सभी शायद बहुत अच्छे से जानते हैं। वो है स्क्विरल। स्क्विरल्स कोई भी स्योरिडाई परिवार के सदस्य होते हैं, जिसका मतलब है कि उनके साइज अलग अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर जैसे कि प्रसिद्ध ट्री स्क्विरल्स काफी छोटे होते हैं। लेकिन कुछ सदस्य जैसे कि मार्मट्स थोड़े बड़े हो सकते हैं और सबसे बड़े वाले कभी कभी 11 केजी या 24 पाउंड से भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जब उन्हें एक एंशिएंट स्क्विरल के साथ कंपेयर करते हैं जो मायोसीन से अर्ली प्लाइस्टोसीन तक नॉर्थ अमेरिका में था, तो ये हंसने वाली बात है। इसका नाम था पाइनामरमोटा। ये छोटा दोस्त इतना छोटा नहीं था और बड़े होने पर अक्सर आज के सबसे बड़े स्क्विरल्स के साइज से 2 गुना तक हो सकता था। उनका आकार और लंबाई उन्हें लार्ज बीवर्स के साइज के बराबर बना देता था, लेकिन उनकी बिल्ड हल्की थी, इस वजह से उनका वजन कम होता था। उनके साइज की वजह से ये माना जाता है कि ये ग्राउंड स्क्विरल्स होते थे, मतलब कि वो या तो जमीन पर रहते थे या फिर बरोज में। उनके आकार को छोड़कर उनके व्यवहार में कई तरह से आजकल के स्क्विरल्स जैसी अपीयरेंस थी, खासकर जो स्पर्मोफाइलस जीनस से संबंधित थे। ऐसी अपीयरेंस के साथ साथ उनका भोजन भी उनके वर्तमान के एक्सटेंट रिलेटिव्स जैसा ही था, लेकिन इस बार मार्मट्स के जैसे स्पर्मोफाइलस के बजाय। इसके बारे में ये पता चला है कि दोनों में एक जैसी बोन डेफिनेशन है जो किसी और स्क्विरल में नहीं देखी गई, जिसमें उनके प्रीमोलर्स अन्य दांतों के मुकाबले में काफी बड़े होते हैं। क्योंकि दोनों में इस तरह के दांत होते हैं, जीवाश्म विज्ञानी मानते हैं कि पाइनामरमोटा अपने बड़े शरीर को मेनली ग्रासेस, हर्ब्स, रूट्स और फ्लावर्स से पोषता करता था और कभी कभी शायद इंसेक्ट्स और एग्स भी शिकार कर लेता होगा, जैसा कि कुछ मार्मट्स करते हैं। ऐसा येलो बेलीड मार्मट में देखा गया है। अगर आज भी जायंट स्क्विरल्स नॉर्थ अमेरिका में होती तो थोड़ी समस्या हो सकती थी, लेकिन अगर आप सबसे बड़े पेंगुइन को दोबारा ले आए तो और भी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आज के समय में सबसे बड़ा पेंगुइन एम्परर पेंगुइन है, जो सबसे भारी और सबसे लंबा है, जिसमें सबसे बड़े पेंगुइन 45 किलो या 99 पाउंड तक वजन के होते हैं। लेकिन पहले के पेंगुइन और भी बड़े थे और उनमें से सबसे बड़ा एक क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद था, जब जमीन गर्म थी। तभी दुनिया ने सबसे बड़ा पेंगुइन कुमिमानो का उदय देखा। ये राजा न्यूजीलैंड में रहता था और एम्परर पेंगुइन के 3 गुना वजन का था, जिससे इसको मेगा पेंगुइन का नाम मिला। क्योंकि इसकी अवशेषों की कमी थी, जीवाश्म विज्ञानियों को ये नहीं पता था कि ये जानवर कितना लंबा था, लेकिन माना जाता है कि ये हमारे कद के करीब या शायद हमसे भी लंबा था। इस पेंगुइन के बड़े होने के बावजूद ये विश्वास किया जाता है कि ये आज के पेंगुइन की तरह क्रिल, स्क्विड और मछली खाते थे, लेकिन जीवाश्म विज्ञानियों को ये भी लगता है कि ये बड़े जानवरों को शिकार कर सकते थे, जबकि ये आज तक सही से नहीं पता चल सका कि ये एक्चुअली क्या खाते थे। मेगा पेंगुइन होने के बावजूद ये फनी है कि वो सबसे लंबे नहीं थे। ये टाइटल पालेयोडिप्टिस का था, जो 2 मीटर या 6.6 फीट ऊंचा था, जो NBA प्लेयर की लंबाई से कम नहीं था, जो कि काफी कमाल बात है। लेकिन ये मेगा पेंगुइन भी अगले और आखिरी जानवर के आकार के सामने कुछ नहीं थे, आर्माडिलो। आजकल ये जीव ज्यादातर अपने बहुत अच्छे आर्मर के लिए जाने जाते हैं, अपने साइज के बजाय। इसकी ज्यादातर स्पीशीज इतनी छोटी होती है कि एक इंसान के हाथ में फिट हो सकती हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। इनकी हिस्ट्री में एक टाइम था जब ये जानवर अपनी हैबिटेट में सबसे बड़े जानवर थे, जैसे कि ग्लिप्टोडॉन्ट्स में देखा गया है। ये बड़े आर्माडिलोस की एक समाप्त प्रजाति थी, जो 37 मिलियन साल तक पूर्व साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाई जाती थी। इस प्रजाति में कई जानवर बड़े हो गए, कुछ छोटी कार्स के साइज के जितने। इनमें से सबसे बड़ा डोडिक्रस था, जो खास तौर पर भारी स्पेसिमेंस के आधार पर जाना जाता है कि उसका वजन 2.6 टन था और लंबाई लगभग 3.6 मीटर या 11.8 फीट थी। और बिना शक के, जैसे कि जिंदा आर्माडिलोस में होता है, उसका बहुत अच्छा आर्मर था, जो एक बोन्स के ऑस्टियोडर्म से बना था और उसके सर और पूरी टेल को सुरक्षित रखता था, जहां पर उसकी
अपनी स्पाइक रैकिंग बॉल थी। ये डेडली क्लब आदमी के आधे वजन से भी भारी था, लेकिन इसे भयानक तेजी से स्विंग किया जा सकता था। कुछ अध्ययनों के अनुसार इस क्लब को 40 किलोमीटर पर आवर या 25 माइल पर आवर की रफ्तार से भी स्विंग किया जा सकता था, जिससे किसी भी शिकार की हड्डियां पूरी तरह से मसल दी जाती थी। इस अजीब तेजी के साथ साथ डोडेक्रिस काफी लचकदार भी था और उसके सेंटर ऑफ मास के कारण शायद ये अपने 2 पिछले पैरों पर खड़ा भी हो सकता था। भारी और सुस्त दिखने वाली अपीयरेंस के बावजूद इसके सारे गुनाहों के साथ डोडेक्रिस अपने पर्यावरण में काफी सफल रहा और कम ही शिकार हुआ। हालांकि स्माइलोडॉन और अर्ली ह्यूमंस जैसे कुछ शिकारियों का खतरा बना रहता था। स्माइलोडॉन के डोडेक्रिस को शिकार करने के डायरेक्ट एविडेंस मौजूद हैं, और क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमंस भी ग्लिप्टोडॉन्स का शिकार करते थे, इसलिए जीवाश्म विज्ञानी मानते हैं कि ये डोडेक्रिस पर भी लागू होता है, क्योंकि दोनों साथ साथ ही रहते थे। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।